हेलो व्यूअर्स। तो ये तीन चार हमने प्रोनाउन पे डिस्कस कर लिया। हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में, रेसिप्रोकल था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, पर्सनल प्रोनाउन था, और उसके बाद हम चले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर भी हमने चर्चा किया। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और अगला जो प्रोनाउन मैं रखने वाला हूं इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और क्यों, कहा, कैसे, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ सके। रिलेटिव प्रोनाउन में जानता हूं थोड़ा ये आसान समझने में नहीं होता, थोड़ा मुश्किल भी है समझने में, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी भी बहुत ज्यादा है। ये हम चीजों को अगर आसान ही देखते रहेंगे तो फिर हमें मुश्किल होगी अपनी मंजिल तक पहुंचने में। जब चीजें आपको हार्ड लगे तो उनको और ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हैं जो सबको नहीं आती, आप औरों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलिए हम इसमें रखते हैं कौन कौन से। मुख्यतः वैसे इसमें कई होते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें हु रखा जाता है, और इधर हु के साथ साथ विच का यूज करते हैं आप इसमें, और विच, दैट भी आता है, और बट का यूज भी हम करते हैं, और एज, ये आते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं, मैं आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी क्रम में एक और भी है, वो व्हाट है। व्हाट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है इससे ज्यादा पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। तो आप ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं इनके बारे में विदाउट वेस्टिंग। पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है और किस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में बनते हैं, क्योंकि हर जगह ये रिलेटिव प्रोनाउन हुई जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूं हु इज योर ब्रदर, तो मैं एक सेंटेंस थोड़ा इधर लिखता हूं, हु इज योर ब्रदर। इस सेंटेंस में आप देखें हु इज योर ब्रदर, तो जो आपने यूज किया है हु का, वो हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। ये यहां पर इंटरोगेटिव जो आप आगे पढ़ेंगे कुछ अलग है। रिलेटिव कब होगा ये जानते हैं हम, तो रखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिएगा, पहला एग्जांपल, मैं एक सेंटेंस, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। दिस इज द बॉय, आप देखिएगा, दिस इज द बॉय। हु स्टोल, आप कुछ भी लिखिएगा, हु स्टोल माय पर्स, ये माय वॉलेट, माय पेन, कुछ भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। हम लेकिन जो बात कर रहे हैं उस हु के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसका रिलेशन इस नाउन से हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसको एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो यहां पर जो बॉय है उसी के लिए आपने वर्ड इस्तेमाल किया है हु। देखिए, अब जैसे दो सेंटेंस ही हो जाते हैं, तो दिस इज द बॉय स्टोल माय पेन। अब ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ रिलेटिव नहीं रहता, इसके बारे में ये भी है, कंजंक्शन का भी काम ये करता है। आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे, ये कंजंक्शन भी हुआ। जैसा मैंने बताया कि कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, वो रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है, साथ में एक कंजंक्शन भी है, वो कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कंजंक्शन भी होता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ग्रामर में यूं भी बढ़ जाता है। एक तो आप इस पर भी सीख रहे हैं, दूसरी बात जब आती है अब रिलेटिव प्रोनाउन से हटकर, जब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या सेंटेंस को जोड़ना सिंथेसिस वाला एक चैप्टर है, वहां भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसी माध्यम से आप सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो इसलिए इसको समझना चाहिए हम। अब हम चले और आगे, आप समझ गए होंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसका ये प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बारे में कुछ बोले। यहाँ बॉय क्या है? नाउन है। अब नाउन के बारे में हमें, नाउन के बारे में कुछ कह रहा है, नाउन के स्थान पर जो यूज किया जा रहा है वो क्या है? ये हु। तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिलेटिव, क्योंकि इसका रिलेशन इस वर्ड से है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये कंजंक्शन भी हो जाए। अब हम चले थोड़ा सा आगे, देखिएगा, जो हु का प्रयोग करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए, ध्यान रखना चाहिए, पर्सन के लिए। इंग्लिश में बोले तो पर्सन के लिए। हु का यूज किसके लिए किया जाना है? पर्सन के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें विच का यूज किसके लिए करना है? या तो हम एनिमल के लिए विच का यूज करते हैं, एनिमल के लिए नहीं करते तो किसके लिए करते हैं? किसी भी थिंग यानी वस्तु के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, हम दैट का यूज करें तो दैट भी किसके लिए किया जाता है? थिंग के लिए लाते हैं। किसी भी बेजान चीज के लिए हम दैट का यूज करते हैं, थिंग के लिए। हालांकि कुछ केसेस में ये पर्सन के लिए भी आ जाता है, ये मैं बताऊंगा। और दूसरी ओर व्हाट है, व्हाट भी थिंग के लिए आता है। अब इस चीज में मैं बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
कब दैट लाना है और कब व्हाट का यूज करना है। इस वर्ड पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये आया। अभी मैं किसी जानवर के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, विच, देखिए दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग, ये वही डॉग है, दिस इज द डॉग विच, अब इस तरीके से विच मी, जिसने मुझे, कुछ भी ले लीजिए, काट लिया, या भौंकना, जो मुझ पर भौंकता है। तो अब जब हमने डॉग की बात की है तो हम दूसरी ओर यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जानवर के लिए, एनिमल के लिए कहलाते हैं विच का यूज करते हैं। तो हमने किसका यूज किया, विच का यूज किया। देखिए तीसरी ओर हम जाएं तो दिस द पेन, ये कुछ भी, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, ये वही पेन है, ये वही कलम है। अब बात करें तो फिर अब इसके लिए हमने किसका यूज किया, दैट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। अब तीनों सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो एक जगह रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया, विच का प्रयोग किया गया और फिर हु का यूज किया गया। इन सबसे पहले जो एंटीसीडेंट यानी जो पहले वर्ड है, पेन एक बेजान चीज है और बेजान वस्तु के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। एनिमल के लिए हम विच का यूज करते हैं। व्यक्ति पर्सन के लिए हमें हु का यूज करना होता है। ये आप थोड़ा सा एक रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में शायद समझेंगे। हु किसके लिए जाना, व्यक्ति के लिए, विच जानवर के लिए, दैट वस्तु के लिए। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई, अभी इसका किस्सा बहुत बड़ा है, बहुत आगे इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। तो हम चलें आगे, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं तो क्या करना है। तो अब समस्या हमारे साथ ये आती है कि आखिर इसी में, जैसे आपने पढ़े सब्जेक्टिव केस, हु का यूज हमें कहाँ करना है और दूसरी ओर हमें होम का यूज कहाँ करना है और तीसरा हुज का प्रयोग कहाँ करना है। ये भी बहुत आसान, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में समझिएगा। आप सब समझते हैं ये सब्जेक्टिव केस में है, जैसा मैंने कारक पढ़ाए थे पर्सनल प्रोनाउन में, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हम इसको पॉजिटिव केस में यूज करते हैं। तो अब इसी तरीके से ये सेंटेंस में यूज किए जाने हैं। देखिएगा, अब देखिए, अब द बॉय, यह द बॉय हु केम हियर, जो लड़का यहाँ आया, जो लड़का यहाँ आया, इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो द बॉय हु केम हियर इज ऑनेस्ट, यहाँ पर हमने जो यूज किया है, देखिए हु सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी रहता है जैसा दिया है, तो इस तरीके से हमने यहाँ हु का यूज करना है। दूसरी ओर देखिएगा, द बॉय, वो लड़का, whom you called, जिस लड़के के लिए आपने बुलाया, has come, वो आ गया है। अब यहां पर इस सेंटेंस को हम देखें, यहां पर जो हमने whom का यूज किया है वो ऑब्जेक्ट के रूप में किया है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। अगर हिंदी की बात करें तो जो के सेंस में ये हु आता है, ये जिसको के सेंस में आप जब हिंदी में लिखें जिसको तो whom आता है, या जिसका इस सेंस में लिखें तो ये आप यूज करते हैं whose। लेकिन एक मेरी व्यक्तिगत सलाह है, हिंदी में मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं, I can teach in both languages, it makes no difference right now, but the problem is that you will find it difficult to understand how to use in a sentence who or whom, you know, you will get confused, so that's why I suggest you, मैं ये आपको सुझाव देना चाहूंगा कि ये हिंदी वाला आप यहीं तक सीमित रखें। इसमें कंफ्यूजन जब सेंटेंस इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ आता है कॉम्पिटिशन में, तो आपको इंग्लिश में ही समझना है, वहां हिंदी में सेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस लिहाज से देखिएगा, आप whom का यूज कब करते हैं, आप ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और तीसरी ओर आप इसकी ओर आ जाते हैं, द बॉय, वो लड़का, whose, जिसके, ब्रदर, जिसका भाई जो है, whose ब्रदर इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, हैज कम, वो आ गया है। तो देखिए किस तरीके से आपने यूज किया इसका। तो यहां पर ये नाउन के साथ यूज किया जाना है, ये आप समझ रहे होंगे किस तरीके से यूज करते हैं। ये तो बहुत आसान भी है, इसके बाद नाउन होगा, ये भी आसान है। और एक और बात बता दूं, ये पूछा भी कम जाता है आपसे, हु और whom का यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस हु और whom के यूज को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन होता रहता है, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। आइए चलते हैं, कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, तब हम इसको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा सरल शब्दों में आप तक बात पहुंचाऊं। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, द मैन, द मैन। दोस्तों एक और बात ध्यान रखनी है यहां पर, द मैन हु, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट नाउन होगा उसके साथ दा भी रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि
ये डेफिनेट हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है। इसलिए डेफिनेट जब कोई भी वर्ड हो जाए तो उस स्थिति में हम उस वर्ड के साथ द का यूज करते हैं। तो द ध्यान रखना है। द मैन हु हेल्प्स मी, जो आदमी मेरी मदद करता है, इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब मैंने यहां पर किसका यूज कर दिया? हु का यूज किया। एक बात बताना चाहूंगा मैं यहां पर, हु क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के लिए किसकी जरूरत होती है? वर्ब की। तो हु हेल्प्स, हु के साथ ये वर्ब दिया है, इजीली हम समझ सकते हैं। यहां पर ये जो वर्ब है तो ये क्या है? सब्जेक्ट। अब आगे हम जब बढ़ें इससे थोड़ा सा, तो देखिएगा प्रॉब्लम हमारे साथ किस तरीके से है। अब ये सेंटेंस में हमने हु का यूज कर लिया, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखें, द मैन whom you help, जिसकी मदद आप करते हैं, is honest। अब नीचे वाले सेंटेंस में हमने किसका यूज किया? whom का कर लिया। देखिए ऊपर वाले में इसके लिए वर्ब दिया है तो हमने किसका यूज किया? who का, क्योंकि who क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए आप हमेशा वर्ब की जरूरत होती है। और नीचे वाले सेंटेंस में हमारे लिए देखिए यहां पर सब्जेक्ट ये रखा हुआ है यू, तो हमने क्या किया है? यहां होम का यूज कर लिया। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। तो जब वर्ब दिया हो तो हु लाना है, जब वर्ब नहीं दिया हो तो होम लाना है। ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जब कंडीशन में पूछे जाते हैं तो सेंटेंस किस तरीके से आते हैं? देखिए द पीपल, इस तरीके से सेंटेंस आ जाते हैं। द पीपल हु वी वर waiting have come are my friends। अब देखें आप, ये सेंटेंस किसी कंपटीशन में आया। द पीपल whom we were waiting have come are my friends। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें कई सेक्शंस में उन्होंने दे दिया कि बताइए एरर किस पार्ट में है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय बिना बर्बाद किए हम चलते इस बात पे कि इसमें एरर यहीं पर है जो भी है, क्योंकि ये जब हम अभी फिलहाल एरर पर बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि एरर यहीं पर है। लेकिन है भी या नहीं है ये भी देखें, क्या यहाँ होम सही होगा या हु सही होगा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ सेंटेंस में हु यूज करना चाहिए, होम यूज करना चाहिए, क्योंकि मैन पीपल की, लोगों की बात चल रही है। तो यहाँ विच, दैट, इन सबसे तो कोई कनेक्शन रहा नहीं। अब रह जाता है सवाल तो सिर्फ हु का और होम का रहता है, इसी में कंफ्यूजन है। तो अब इसको हम कैसे समझें? देखिएगा इसका एक सरल टेक्निक और है, मैं आपको बताता हूं। पहले आप क्या करना है इसमें देखें, इस टेक्निक पे गौर करें, कोशिश इस ट्रिक पे गौर करें, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखें क्या बात बताने जा रहा हूं। पहले आप इस सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें सब्जेक्ट काउंट कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट में देखता हूं, पहला सब्जेक्ट है इसमें पीपल, दूसरा सब्जेक्ट है यहां पर वी, और तीसरा सब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है यहां इसमें कोई नहीं है, तो सब्जेक्ट के लिए हम एस से एस सब्जेक्ट नंबर 1 और दूसरा देखें तो सब्जेक्ट नंबर 2, दो सब्जेक्ट हैं इसमें पूरे सेंटेंस में। अब एक और बात, अब हम इसमें वर्ब काउंट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिलाकर ये पूरा एक वर्ब बना। तो वर्ब नंबर 1 हैव कम, यहां मिलाकर दो वर्ब, दूसरा वर्ब नंबर 2, और अगर देखिए आप आर, ये अलग है, तो वर्ब नंबर 3। तो आप आपके साथ समस्या बहुत आसान है। इस ट्रिक से आपको लग जाएगा कि आपने जो वीडियो देखा वो आपका बेकार नहीं गया, इसीलिए मैं कह रहा था वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस ट्रिक से आपको लग जाएगा कि हमारा जो देखना है इसको वो सार्थक सिद्ध हो गया। अब देखें आप, देखिए अब इसमें आपने क्या किया, वर्ब इसमें ज्यादा हो रहे हैं 1 2 3, जबकि सब्जेक्ट क्या है 2 रह गए। एक ग्रामर का रूल ये कहता है कि जितने सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में उतने ही वर्ब होना चाहिए, जितने सब्जेक्ट होना चाहिए उतने ही वर्ब। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जितने सब्जेक्ट उतना ही वर्ब। अब हम क्या करें इसमें, अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो गई कि सब्जेक्ट कम है और वर्ब ज्यादा है, तो हम अपने पास से नहीं लिखना, इसी में सुधार करना है। इस होम के लिए आप सब्जेक्ट बना दीजिए। हु जो है मैंने ऊपर लिख रखा है, देखिए हु क्या होता है सब्जेक्ट प्लेस, यानी ये भी सब्जेक्ट नंबर 3 ये हो गया। अब सब्जेक्ट भी इतने ही हो गए और वर्ब भी। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो जाएं तो सेंटेंस सही है, और सब्जेक्ट ज्यादा है वर्ब कम है, तो ये ध्यान रखना है। अभी इसी सिचुएशन में क्या हो जाता, मान लीजिए एक बार वहां से हटा दी जाती है,
तो हम हु के लिए क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा अगर ऐसे लिखें, लेकिन समझाने के लिए समझें आप। अब देखिए इस तरीके से सेंटेंस है आपको, अब ये एरर में आ जाए। अब आपने देखा यहाँ वर्ब कितनी रह जाती है, 2, सब्जेक्ट कितने हो गए, 3, तो दोनों बराबर करने हैं आपको। तो फिर क्या करना है, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। देखिएगा अब यहाँ होम आ जाएगा, हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, लेकिन मेरी बात आप समझ रहे होंगे। सब्जेक्ट 2 हो गए, वर्ब भी 2 रह गए, अब ये सेंटेंस सही हो गया। जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब होना चाहिए, ये ग्रामर का रूल कहता है। आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या कोशिश की इसमें बताने की। तो हुम कहां लाना है और हु कहां लाना है। हु जब लाएंगे तो उसके लिए वर्ब होना जरूरी है, हुम लाएंगे तो उसको वर्ब का होना जरूरी नहीं है। हिंदी में कहें तो हु जो के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हिंदी से अच्छा मेरी एक सलाह है कि अंग्रेजी में ही आप इसको समझें। तो ये तो हम समझ गए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। देखिएगा अब जो आता है, मैं मानता हूं जहां तक मैंने खुद भी बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रोनाउन है। भले ही हम पढ़ते पर्सनल प्रोनाउन है, छात्रों की डिमांड रहती है कि सर शुरू से बताइए, हर एक चीज बताइए, तो हम उसको देखते हुए बताते हैं। लेकिन जहां तक जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, प्रैक्टिस सेट्स देखे हैं, बुक्स देखे हैं, तो उन्हें आइडिया ये ज्यादा रहता है कि किस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा हार्ड, जैसा आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं इसको इजी बनाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आगे बढ़ो तो देखिएगा, इसी क्रम में मैं जब आगे बढ़ूं तो ये विच के बारे में मैंने आपको बताया कि विच का यूज करेंगे आप, वो किसके लिए करेंगे, एनिमल के लिए करते हैं, या थिंग के लिए भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट का यूज करते हैं और व्हाट का यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने इसमें जो लिखा विच सब्जेक्टिव केस, तो हु के लिए सब्जेक्ट, अब जैसे विच का ऑब्जेक्ट भी यही रहता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका ऑब्जेक्ट भी रहेगा। लेकिन आप जैसे केस में आ जाएंगे तो फिर क्या लिखा जाता है, ऑफ विच लिखा जाता है। इसके बारे में समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव केस ये रहा आपका, ऑब्जेक्टिव ये रहा आपका, और फिर इसके बाद आ जाता है ये, इस तरीके से आप इसको रखते हैं। अब इसका देखिए किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, ये भी खूब पूछा जाता है। एक सेंटेंस है, द पेन विच यू गेव मी, यहां भी विच आ जाएगा, द पेन विच यू गेव मी। थिंग के लिए विच भी आ जाएगा और दैट भी ला सकते हैं, दोनों सही हो जाएंगे। द पेन विच यू गेव मी, जो पेन आपने मुझे दिया, जो पेन आपने मुझे दिया, इज कॉस्टली, वो क्या है, महंगा, कुछ भी लिख लीजिए, वो महंगा है। अब हमने यहाँ विच का यूज करना है, ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी विच आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती इसको लेकर, थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, थोड़ा सा, और मैं कोशिश करूंगा कि और इजी हो। देखिएगा अब यहाँ पर आप इसका यूज जब सेंटेंस में करते हैं, मैं हिंदी में थोड़ा सा सेंटेंस बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने पहले यूपी बोर्ड में पढ़ाया काफी समय, तो मेरे हिंदी मीडियम वाले छात्र भी हैं जिनका हमेशा से पर्सनली मैसेज आते हैं, सर हिंदी में बताइएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ दोनों का ख्याल रखूँ। अब देखिएगा, अब मैं आ जाता हूँ इस ऑफ विच की ओर। तो अब इसका जब मैं हिंदी में बोलूँ, एक सेंटेंस में हिंदी में लिखता हूँ, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसका पैर टूटा हुआ है। ट्रांसलेशन आप में से कितने लोग कर देंगे इसका, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसका पैर टूटा हुआ है। बहुत सारे लोग कुर्सी से ही बनाना शुरू करेंगे, द चेयर, नहीं, ये मैं आपको बता दूं छात्रों, द लेग यहां से बनेगा। ये ट्रांसलेशन के रूल्स भी मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करिएगा किस तरीके से सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना है। तो द लेग ऑफ विच चेयर, अब देखिएगा, द लेग ऑफ विच चेयर, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, द लेग ऑफ विच चेयर इज यू आर सिटिंग, द लेग ऑफ विच चेयर यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, इज ब्रोकन, क्या है, टूटा हुआ है। अब देखिएगा इस तरीके से है, बहुत सारे लोग, अब यहाँ ऑफ विच का यूज आपने किया है, तो ध्यान रखना है, द लेग ऑफ विच चेयर, इस तरीके से आप इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। विच का ऑब्जेक्ट यही रहेगा। ज्यादा देर हमें सब लगाने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे कम शब्दों में भी कोशिश कर रहा हूँ इसको ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो विच का ऑब्जेक्ट भी विच रहेगा, और विच का यूज किस तरीके से करते हैं ये आपके सामने है, आप समझ सकते हैं इसका। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है दैट का यूज। तो दैट का यूज हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, देखिएगा, दैट का यूज हमें करना है। तो दैट जैसा मैंने पहले ही बोला
आप पर्सन के लिए भी कुछ केसेस में दैट ला सकते हैं। दैट को तीनों उसमें ऐसे ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट भी ये रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो देखिएगा, अब आप सेंटेंस में इसका यूज करते हैं तो वस्तु के लिए करते हैं। तो देखिए, द पेन दैट यू गिव मी, तो इस तरीके से मैंने लिखा द पेन दैट, यहां तो आएगा ही आएगा द पेन दैट यू गिव मी। या थिंग के लिए भी, सॉरी इसको देखिएगा, एवरीथिंग, यहां इस तरीके से भी आ जाएगा, एवरीथिंग दैट इज डन कैन नॉट बी अनडन, कांट बी अनडन। अब देखिए, जो हो गया वो हो गया। अब यहां हमने एवरीथिंग का यूज कर लिया, दैट आ जाएगा। वस्तु के लिए भी क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो द बुक, जो किताब, दैट यू परचेज्ड, जो किताब आपने खरीदी, जो किताब आपने खरीदी, इज यूजफुल, वो उपयोगी है। अब इस तरीके से बुक के लिए भी दैट आ गया और थिंग के लिए भी दैट आ गया, ये ध्यान रखना है हमें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये पर्सन के लिए भी दैट आ जाए, किसी भी स्थिति में दैट आ जाएगा, लेकिन कब? कुछ जगह नोट करने के लिए ये पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी सेंटेंस में ऑल आए, जब भी किसी सेंटेंस में सेम आ जाए, जब भी किसी सेंटेंस में ओनली आ जाए, या जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाए, ध्यान रखना है। नथिंग आ जाए तो भी आप, नथिंग आ जाए, ये सारे वर्ड्स जब तक किसी सेंटेंस में आएंगे, इंटरोगेटिव कोई भी वर्ड आ जाए इंटरोगेटिव, तब भी आपको किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऐसी स्थिति में आपको क्या लाना है, दैट लाना है। जिन लोगों ने पढ़ा है, शेक्सपियर का प्ले है और ये ग्रामर में भी पूछा जाता है, ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे ही हमने देखा यहाँ पर किसका यूज किया गया है, ऑल का, हमें तुरंत वहां किसका यूज करना है, दैट का। जो आपको कंपटीशन में जब आपसे पूछा जाएगा तो या तो विच होगा लिखा हुआ या फिर हु होगा, दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। जहां कहीं ऑल रहेगा वहां वहां क्या रहेगा, दैट रहेगा। अगली बात देखिएगा, दूसरा सेंटेंस हम देखें तो दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है। दिस इज द सेम बॉय, बॉय के लिए हमें हु लाना होता है, लेकिन चूंकि इसमें सेम आ गया, मैं बता रहा हूं यहां सेम आ जाए, ऐसी स्थिति में आपको क्या लाना है, दैट का यूज करना है। दिस इज द सेम बॉय दैट स्टोल माय पर्स, जिसने मेरा वॉलेट या पर्स चुराया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दैट का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि इसमें सेम आ गया। उसी तरीके से आप देखें और एक सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ही इज द बेस्ट प्लेयर, he is the best player, the best का मतलब सुपरलेटिव डिग्री से हो गया। he is one of the best players भी आ जाता है, he is the best player that won the prize या that won the match, कोई भी आ जाए। अब इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर सुपरलेटिव का यूज किया है तो फिर दैट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं इस बात को, आप ऑल के साथ, सेम के साथ, ओनली के साथ, सुपरलेटिव डिग्री, नथिंग और इंटरोगेटिव कुछ आ जाए तो उसके लिए आपको किसका यूज करना होता है, अ फ्यू और अ लिटिल भी होते हैं जिनके साथ आपको, लेकिन हैं कुछ और वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। अधिकतर 99% इन्हीं पर पूछी जाती है, ऑल, सेम, ओनली, सुपरलेटिव और नथिंग। इन सब वर्ड्स के साथ आपको किसका यूज करना होगा, दैट का। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, वो ये बात है, जब आप देखते हैं किसी भी सेंटेंस में पर्सन और एनिमल दोनों मिल जाएं, पर्सन और एनिमल दोनों मिल जाएं, तो भी आप दैट का यूज करते हैं। जैसे मैं शॉर्ट में निपटाने के लिए बता दूं, द डॉग एंड द मैन एंड द डॉग, अब यहां आएगा दैट या ना विच आएगा, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा द मैन एंड द डॉग, अब यहां ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, अब देखिए अगर मैन होता तो मैं हु ले आता और डॉग होता तो मैं विच ले आता, लेकिन स्थिति यह है कि दोनों हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या लाना होगा, यहाँ पर दैट लाना होगा। समझे, आप समझ गए होंगे। जब ये दोनों एक साथ आ जाएं तो भी आपको किसका यूज करना होगा, दैट का। आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ें, इसी क्रम में जो अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है
वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट है, इसका यूज देखिएगा, व्हाट। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। पॉइंट नंबर 1 इसके बारे में याद रखना, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, जबकि और जितने भी ये वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इनको प्लूरल में भी यूज किया जा सकता है। बॉयज के लिए भी आ जाएगा और बॉय के लिए भी आ जाएगा। आप देखें विच है तो डॉग्स के लिए भी आ जाएगा और एक डॉग के लिए भी आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से दैट है, एक कलम के लिए, पेन के लिए भी आ जाएगा और बहुत सारे पेन के लिए भी आ जाएगा। लेकिन जो व्हाट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए आएगा। दूसरी बात, इसके साथ ध्यान रखने वाली बात यह है, नो एंटीसीडेंट, यानी इसके साथ आपको किसका यूज नहीं करना है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का यूज आप इसके साथ नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब किस तरीके से देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन, जो हो गया, कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया। आप सब लोगों ने शेक्सपियर का, अगर लिटरेचर वाले छात्र हैं उन्होंने पढ़ा होगा, तो एक प्ले है शेक्सपियर का मैकबेथ, उसमें ये स्पीच है जो लेडी मैकबेथ ने बोला, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। So actually I'd like to tell you about myself. I'm crazy about reading literature, and this grammar, this topic of grammar is also favorite for me. So that's why I've been teaching to you right now. I've been teaching you. So next sentence, next thing we're gonna discuss it right now. So let's take the example. हम इसको देखें, हम इसमें जो what का यूज कर रहे हैं वो हमने think के लिए किया है। अब think के लिए हमने that का भी यूज कर लिया। अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, think के लिए that का भी यूज कर लिया और थिंक के लिए व्हाट का यूज भी कर लिया। तो अब दोनों में से सही कौन सा है, दोनों सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है, जब आप दैट का यूज करें तो उसके साथ एंटीसीडेंट ले आइए, लेकिन व्हाट का यूज करें तो आप एंटीसीडेंट नहीं ला सकते। जैसे अगर आप इसको लिख दें, द थिंग, ध्यान दीजिएगा, द थिंग व्हाट इज डन, द थिंग व्हाट इज डन, द थिंग व्हाट इज डन। अब मैंने इसमें गलती क्या कर दी, जो व्हाट है वो अपने साथ एंटीसीडेंट नहीं लेता। एंटीसीडेंट कौन सा है, ये, इसको हटाइएगा, अब सही होगा, व्हाट इज डन ये रहना चाहिए। अगर आपको द थिंग ही लिखना है तो आप लिखिए दैट, व्हाट हटा के दैट लिखिए तो सही होगा। अब मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने क्या बताने का प्रयास किया है, व्हाट भी थिंग के लिए आएगा, दैट भी थिंग के लिए आएगा, लेकिन व्हाट के साथ कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता, व्हाट हमेशा सिंगुलर रहता है। इस रिलेटिव प्रोनाउन वाले एक्सरसाइज में अभी के लिए इतना ही, मैं अगले टॉपिक में और डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।